नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करेंगे। एआई एजेंट्स के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हाँ, यानी प्रबलन शिक्षण। हमारे पास कुछ नोट्स और रिसर्च पेपर्स हैं और इनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि एआई एजेंट्स आखिर अपने आप फैसले लेना सीखते कैसे हैं, बिल्कुल हमारी तरह अनुभव से। हाँ, ये एआई ट्रेनिंग का एक बहुत ही आप कह सकते हैं स्वाभाविक तरीका है। जैसे हम या कोई जानवर भी कोशिश करके, गलती करके और फिर इनाम मिलने पर सीखते हैं। आरएल एजेंट्स भी कुछ वैसा ही करते हैं। अच्छा। ये सुपरवाइज्ड लर्निंग से काफी अलग है, जहां हमें पहले से लेबल किया हुआ ढेर सारा डेटा चाहिए होता है ना? हाँ, बिल्कुल। आरएल में एजेंट खुद ही अपने पर्यावरण से अपने आसपास के माहौल से इंटरैक्ट करके अपना डेटा बनाता है। तो इस सीखने की प्रक्रिया के मुख्य हिस्से क्या हैं? जैसे कौन सीख रहा है, कहाँ सीख रहा है? बिल्कुल। इसमें सबसे पहले है एजेंट। यही है वो जो सीखता है और फैसले लेता है। ठीक है। फिर है पर्यावरण या एनवायरनमेंट, यानी वो बाहरी दुनिया या सिस्टम जिससे एजेंट इंटरैक्ट कर रहा है। एजेंट को हर पल पर्यावरण की एक अवस्था यानी स्टेट दिखती है। इस अवस्था को देखकर एजेंट एक क्रिया या एक्शन चुनता है। और इस क्रिया का नतीजा क्या होता है? पर्यावरण कैसे रिएक्ट करता है? हाँ, तो क्रिया के बाद पर्यावरण एक नई अवस्था में बदलता है और एजेंट को एक पुरस्कार या रिवॉर्ड मिलता है, या सजा भी मिल सकती है, नेगेटिव रिवॉर्ड। अच्छा। ये पुरस्कार बताता है कि एजेंट की क्रिया कितनी अच्छी थी, फायदेमंद थी या नहीं। और यही चक्र चलता रहता है। अवस्था देखो, क्रिया चुनो, नई अवस्था पाओ, प्लस पुरस्कार पाओ। दिलचस्प। तो एजेंट का मकसद सिर्फ तुरंत मिलने वाला बड़ा इनाम पाना नहीं है? नहीं, यही तो इसकी खूबी है। एजेंट का असली लक्ष्य लंबे समय में मिलने वाले कुल पुरस्कार यानी क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना होता है। ओह, तो दूर की सोचता है एजेंट। बिल्कुल। दूरदर्शिता रिचर्ड सटन की मशहूर इनाम परिकल्पना यानी रिवॉर्ड हाइपोथेसिस भी यही कहती है कि शायद हर तरह के लक्ष्य को इसी तरह सोचा जा सकता है, कुल रिवॉर्ड को अधिकतम करना। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि सही रिवॉर्ड फंक्शन बनाना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो सकता है। गलत रिवॉर्ड से एजेंट अजीब व्यवहार भी सीख सकता है। अच्छा, ये तो है। अब इस पूरी प्रक्रिया को गणितीय रूप कैसे दिया जाता है? मैंने मार्कोव डिसीजन प्रोसेस यानी एमडीपी के बारे में सुना है। हाँ, एमडीपीज इसका एक तरह से गणितीय ढांचा है। ये अनिश्चितता के माहौल में क्रमबद्ध तरीके से फैसले लेने का एक मॉडल है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें अवस्थाएं, स्टेट्स, क्रियाएं, एक्शंस, एक अवस्था से दूसरी में जाने की संभावनाएं, जिन्हें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। और हर क्रिया के लिए मिलने वाले पुरस्कार का फंक्शन, रिवॉर्ड फंक्शन, शामिल होता है। एक और महत्वपूर्ण चीज है डिस्काउंट फैक्टर, गामा, जो बताता है कि भविष्य के पुरस्कारों को वर्तमान में कितनी अहमियत देनी है। और इसमें वो मार्कोव प्रॉपर्टी भी तो है कि भविष्य सिर्फ वर्तमान पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण मान्यता है जिससे गणना आसान हो जाती है। असल दुनिया हमेशा इतनी सीधी नहीं होती, पर यह मॉडल काफी काम आता है। अब ये समझने के लिए कि कोई अवस्था या क्रिया कितनी अच्छी है, हम वैल्यू फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। वैल्यू फंक्शंस? हाँ, दो तरह के मुख्य हैं। स्टेट वैल्यू फंक्शन V बताता है कि किसी अवस्था में होना औसतन कितना फायदेमंद है। अच्छा। और एक्शन वैल्यू फंक्शन Q, जिसे Q वैल्यू भी कहते हैं, ये बताता है कि किसी अवस्था में कोई खास क्रिया करना कितना अच्छा है। यानी ये एक तरह के स्कोर कार्ड है जो एजेंट को गाइड करते हैं। और इन वैल्यूज की गणना कैसे होती है? यहाँ बेलमैन इक्वेशंस आते हैं क्या? एकदम सही। बेलमैन समीकरण खूबसूरती से दिखाते हैं कि किसी अवस्था या क्रिया का वर्तमान मूल्य तुरंत मिलने वाले पुरस्कार और भविष्य की संभावित अवस्थाओं के मूल्यों से कैसे जुड़ा है। ये समीकरण एजेंट को आगे देखने और भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेने में मदद करते हैं। समझ गई। तो ये तो हुआ सिद्धांत, पर असल में एजेंट सीखते कैसे हैं? कौन से मुख्य एल्गोरिदम्स हैं? मोटे तौर पर हम इन्हें 3 परिवारों में बांट सकते हैं। पहला है वैल्यू बेस्ड तरीके, जैसे कि मशहूर क्यू लर्निंग। ये सीधे सीखते हैं कि हर अवस्था में हर क्रिया का क्यू वैल्यू यानी स्कोर क्या है। अच्छा। ये उन समस्याओं के लिए अच्छे हैं जहां सीमित अलग अलग क्रियाएं हों, जैसे मान लीजिए बोर्ड गेम्स। क्यू लर्निंग की खास बात है कि इसे पर्यावरण के मॉडल की जरूरत नहीं होती। ये मॉडल फ्री है और ये ऑफ पॉलिसी भी है।
और दूसरा परिवार? दूसरा है पॉलिसी बेस्ड तरीके, जैसे पॉलिसी ग्रेडियंट्स। ये वैल्यू सीखने के बजाय सीधे पॉलिसी यानी निर्णय लेने की रणनीति सीखते हैं। ओ, सीधा पॉलिसी। हाँ, ये उन जगहों पर बहुत काम आते हैं जहां क्रियाएं निरंतर हो, मतलब कंटिन्यूअस एक्शन स्पेसेस, जैसे रोबोट के हाथ को कंट्रोल करना। ये स्टोकेस्टिक यानी संभावनाओं पर आधारित नीतियां भी सीख सकते हैं। और तीसरा हाइब्रिड वाला? हाँ, एक्टर क्रिटिक तरीके हाइब्रिड हैं। इनमें एक एक्टर होता है जो पॉलिसी सीखता है और एक क्रिटिक होता है जो उस पॉलिसी का मूल्यांकन करता है, मतलब बताता है कि एक्टर कितना अच्छा काम कर रहा है। अच्छा। ये दोनों दुनियाओं के फायदे उठाने की कोशिश करते हैं और अक्सर बहुत शक्तिशाली साबित होते हैं। एक और चुनौती जो हमेशा सुनने में आती है, एक्सप्लोरेशन बनाम एक्सप्लॉयटेशन, अन्वेषण बनाम उपयोग। ये क्या दुविधा है? हाँ, ये आरएल की एक बुनियादी चुनौती है। एजेंट को हमेशा ये संतुलन बनाना होता है। कैसा संतुलन? उसे तय करना होता है कि क्या उसे नई अनजान क्रियाएं आजमा कर एक्सप्लोर करके देखना चाहिए कि शायद कुछ बेहतर मिल जाए, या फिर उसे उन क्रियाओं को ही चुनना चाहिए जो पहले से अच्छा काम करती आ रही हैं। एक्सप्लॉइट करना चाहिए। अच्छा, जैसे क्या? रोज एक ही ठीक ठाक रेस्टोरेंट में खाएं या कोई नया ट्राई करें? बिल्कुल। वो नया रेस्टोरेंट बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी, तो संतुलन साधना पड़ता है। इसके लिए एप्सिलॉन ग्रीडी जैसी कई रणनीतियां हैं, जहां एजेंट कभी-कभी जानबूझकर एक छोटी सी संभावना के साथ कुछ नया ट्राई करता है। समझ गई। और ये सब सिद्धांत असल दुनिया में कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या कुछ उदाहरण हैं? अरे बहुत जगह। रोबोटिक्स में तो कमाल हो रहा है, जैसे बोस्टन डायनामिक्स के रोबोट्स या ओपन एआई का वो हाथ जिसने रूबिक क्यूब हल किया था, वो सब आरएल से सीखते हैं। हाँ, वो तो देखा है। गेमिंग में अल्फागो ने गो जैसे जटिल खेल में दुनिया के चैंपियन को हराया। सेल्फ ड्राइविंग कारों में निर्णय लेने के लिए? अच्छा, ऑनलाइन विज्ञापन दिखाने में, स्टॉक ट्रेडिंग के एल्गोरिथम में, और यहाँ तक कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में भी इसका उपयोग हो रहा है या खोजा जा रहा है। तो संक्षेप में कहें तो प्रबलन शिक्षण एआई को अनुभव से, इंटरैक्शन से और पुरस्कारों को अधिकतम करके जटिल निर्णय लेना सिखाता है, जिससे वो स्वायत्त रूप से, मतलब खुद से काम कर सके। ये वाकई एक शक्तिशाली तकनीक लगती है। निश्चित रूप से। और ये हमें एक अहम सवाल पर भी लाता है। जरा सोचिए, जब आरएल अल्फागो जैसी जटिल रणनीतियां सीख सकता है, तो जब ये तकनीक वित्त, स्वास्थ्य सेवा या ऊर्जा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण और गतिशील वास्तविक दुनिया के सिस्टम में और गहराई से एकीकृत होगी, तो इसके क्या परिणाम और शायद अनपेक्षित प्रभाव हो सकते हैं, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।